गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हमने अपने तीसरे चैप्टर का जो टॉपिक है हेनरी फेयल के सिद्धांत वाला, इस टॉपिक के अंदर 5 सिद्धांत पढ़ लिए थे पहले। कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता और निर्देश की एकता। ठीक है, उसके आगे टोटल सिद्धांत कितने हैं? 14 है। उससे आगे पढ़ते हैं। छठा सिद्धांत है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। नाम से पता चलता है सामूहिक हित, जब ऐसा कोई कार्य जिससे सब लोगों को या आपके साथ जो काम कर रहे हैं या आप जहां पर काम कर रहे हैं उन सबको फायदा हो, आपको वो कार्य करना है, न कि आपको अकेले को फायदा हो। इस बात का ध्यान रखना। हमेशा संस्था में ऐसी जो सोच रखते हैं, सबके लिए फायदे वाली सोच रखते हैं, सबके हितों की जो सोच रखते हैं, वही कर्मचारी जो है संस्था में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। और ऐसे ही कर्मचारियों की एक संस्था को आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, खास करके किस कंडीशन में? जब परस्पर टकराव की स्थिति हो, जब आपस के अंदर परस्पर टकराव किन के बीच में होगा? कर्मचारी से कर्मचारी में हो सकता है, कर्मचारी से प्रबंधक में हो सकता है, प्रबंधक से नियोक्ता में हो सकता है। ऐसे यदि जब टकराव की स्थिति आए तो सबसे पहले उस चीज को, उस बात को ध्यान में रखें कि आपकी नियुक्ति किस लिए हुई है, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हुई है। लंबे समय तक यदि हम लोगों ने संस्था में काम किया है तो आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने खुद के निजी स्वार्थों के लिए जो है कोई ऐसा कार्य न कर बैठे जिससे संस्था को नुकसान हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस थाली में खाते हो उस थाली में कभी भी हमें छेद नहीं करना चाहिए। ऐसे यदि हम भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, साथ में प्रबंधकों को भी ये इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां जो है वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो। आपस में टकराव की स्थिति, ठीक है, अपने बारे में सोचना, संस्था के बारे में सोचना, मनमुटाव, है ना, शिकायतें, ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो, इसके लिए प्रबंधकों को हमेशा से एक समन्वय का, एक तालमेल का और एक अच्छा जो कार्य का जो माहौल होता है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हेनरी फेयल का मानना है कि प्रबंधकों का मुख्य काम क्या है कि इस प्रकार के माहौल का निर्माण किया जाए जिसमें आपस में मनमुटाव या आपसी टकराव न हो। और यदि टकराव हो भी जाए तो प्रत्येक, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे प्रबंधक है, चाहे वो नियोक्ता है, सबको सामूहिक हित के बारे में सोचना चाहिए। हेनरी फेयल का ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये भी एक सिद्धांत हुआ। आगे देखो, 7 नंबर पर सिद्धांत है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, आप सब जानते हैं कि बिना पैसों के जो है वो पेट नहीं भरता है। सब लोग जो है वो पैसों के लिए काम करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो जितना काम किया है किसी कर्मचारी ने, उसके उतना काम का पारिश्रमिक उसे मिल जाना चाहिए। ये हेनरी फेयल का सिद्धांत है। जैसे कि अभी मैं 1 से लेकर के 30 तारीख के बीच में काम करता हूं तो मुझे 7 तारीख है या 10 तारीख है या 15 तारीख है, जो भी संस्था की निर्धारित तिथि है उस तिथि तक यदि मुझे वेतन मिल जाए या मेरे काम का पारिश्रमिक मुझे मिल जाए तो निश्चित रूप से मेरी थोड़ी सी आस्था, मेरा अपनत्व, सहयोग जो है, अपनापन उस संस्था के प्रति बढ़ जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे मेरे काम का क्या मिल रहा है? पारिश्रमिक मिल रहा है। ठीक है, पारिश्रमिक जो है वो मजदूरी के रूप में हो सकता है, वेतन के रूप में हो सकता है, कमीशन के रूप में हो सकता है। मजदूरी के रूप में कब कब होता है? जब कर्मचारी जो है वो प्रतिदिन या साप्ताहिक जो है वो वेतन जो पैसा लेते हैं, अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं मजदूरी। जो महीने का महीना लेता है 1 से 30 तारीख के बीच का एक साथ पारिश्रमिक लेते हैं, उसे बोलते हैं वेतन। और कुछ लोग जो होते हैं वो एक निश्चित कार्य के बदले में एक निश्चित फीस लेते हैं। ठीक है, एक निश्चित फीस लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कमीशन बोलते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। क्लियर नहीं? तो 3 प्रकार की हो गई है। पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में और कमीशन के रूप में मिलता है। ये ध्यान में रखना। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई प्रतिफल जरूर होता है। प्रतिफल का मतलब होता है किसी कार्य के कुछ के बदले में कुछ के बदले में। मैं स्कूल के अंदर काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना, तो इसके बदले में मुझे वहां से वेतन मिल रहा है। आप कोई भी काम करो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, ये किस रूप में हो सकता है? ये एक तो हो सकता है वित्तीय रूप में, पैसों के रूप में, और एक हो सकता है गैर वित्तीय। ठीक है, आप अपने मामा की लड़की की शादी के अंदर काम कर रहे हैं, खूब सारा काम किया, वो काम करने के बाद में आपके मामा ने जो है वो सबके सामने आपकी पीठ थपथपा दी कि बाणेश ने बहुत अच्छा काम किया है नहीं, अगली बार जब भी कोई काम पड़ेगा हम आपको ही है सबसे पहले याद करेंगे।
तो ये एक तारीफ हो गई है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो गैर वित्तीय अर्थात तारीफ, आत्मसम्मान, ठीक है, पारितोषिक, इन सब चीजों के बदले में भी है जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो ये उनका पारिश्रमिक हो गया एक तरीके से, ठीक है। या फिर आपने मामा जी की लड़की में शादी में काम किया और काम करने के बाद में आपकी 50 का नोट दिया, ये पकड़ 50 का नोट और चल निकल यहाँ से। अरे आपने 50 रुपए के लिए काम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन सबके सामने आपकी जो तारीफ हो गई है ना, वो उन 50 रुपए से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो पारिश्रमिक दो प्रकार का होता है, वित्तीय और गैर वित्तीय। हम जहाँ संस्थाओं में, कंपनियों में काम करते हैं, वहां पर हम किसके लिए काम करते हैं? वित्तीय काम करते हैं, ठीक है। सामाजिक सरोकार हो, पारिवारिक कोई कार्यक्रम है एक तरीके से, उनमें हम काम करते हैं। गैर वित्तीय पारिश्रमिक वो होता है, ध्यान रखना। तो पारिश्रमिक दो प्रकार का होता है, वित्तीय और गैर वित्तीय। हेनरी पेल का मानना है कि यदि पारिश्रमिक तय नहीं हुआ है तो एकदम न्याय संगत पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए। जैसे मेरा कोई दोस्त है, ये ध्यान में रखना, मान लो वो हलवाई का काम करता है, तो मैंने अपने घर के अंदर कोई सामाजिक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, कोई शादी विवाह प्रोग्राम है, उसमें हलवाई के रूप में मैंने उसको जो है इनवाइट किया, भाई हलवाई का सारा काम तुम करोगे, ठीक है। तो वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूं, तो हम लोगों ने जो है वो पैसा तय नहीं किया कि हम लोग जो है कितने रुपए के अंदर काम करवाएंगे। और तो काम खत्म होने के बाद उसने मुझसे, मैंने उससे कहा कि भाई कितना पैसा हुआ? उसने कहा अरे क्या है, दोस्त से क्या पैसा लेना, ठीक है, मित्र है, जितना होता है उतना दे दो, ठीक है, जितना तुम दे दो उतना दे दो, मुझे मंजूर है। तो मैंने उसको निकाल 11 रुपए दे दिया। तो क्या आज के टाइम में हलवाई की जो न्याय संगत रेट है, क्या वो 11 रुपए है? क्या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या चल रही है रेट, कितना पैसा एक हलवाई लेता है, उसके अनुरूप मुझे 100, 200, 500 कम दे दे, वो उतना चलता है, ये ध्यान में रखना। लेकिन 11 रुपए न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो हेनरी पेल का मानना है कि यदि पारिश्रमिक तय नहीं हुआ है तो न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से सामने वाले व्यक्ति ने जितना कार्य किया है उसके बदले में उसे उतना पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए। यदि पारिश्रमिक मिल जाता है तो दोनों के संबंध आत्मीय बने रहते हैं, ठीक है। अगला सिद्धांत है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारे के सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास में होना, ठीक है। जैसे अपने स्कूल के अंदर जो है वो विद्यालय के हेड जो है प्रिंसिपल सर है, भंवर लाल जी सर। मान लो कि हर प्रकार का डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास में है, ठीक है। रजिस्टर के कवर कौन सा डालना है ये पूछना है तो उनसे पूछ के आएंगे, ठीक है। चौक कौन सी यूज में करनी है वो उनसे पूछने है। चप्पल सर कहाँ खोले, एक तरीके से सर में कल आया नहीं तो ये उनके लिए उनके पास जाना पड़ेगा। सर ये कमरे के अंदर जाले लटक रहे हैं, इनका क्या करना है, साफ करना है नहीं करना है, ये उनसे पूछना है, ये जानना। ऐसी जो चीजें होती है, मतलब सारे डिसीजन छोटे से लेकर मोटे से हर एक डिसीजन जब किसी व्यक्ति विशेष के पास बंध जाते हैं उसे बोलते हैं केंद्रीकरण। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हेनरी पेल का मानना है कि संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों में सामंजस्य या तालमेल होना चाहिए। अर्थात संस्था में महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं, अति महत्वपूर्ण, वो होने चाहिए केंद्रीकरण, अर्थात मुख्य व्यक्तियों के पास में। जो अन्य काम है या ऐसे काम है जो आपके अन्य या निम्न स्तर के प्रबंधक या मध्य स्तर के प्रबंधक या कर्मचारी कर सकते हैं, आपको उन कार्यों को, उन निर्णयों को उन पर छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा महत्वपूर्ण कार्यों पर जो है निर्णय लेने के लिए, नियोजन करने के लिए, पूर्वानुमान, व्यूह रचना बनाने के लिए, ये उच्च प्रबंधकों के लिए। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। तो साफ सी बात है कि संगठन यदि छोटा होता है, छोटी दुकान, जैसे पूरी जी की दुकान छोटी दुकान है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर केंद्रीकरण अपनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता जाएगा, संगठन बहुत लंबा चौड़ा फैल जाएगा, एक व्यक्ति के हाथ में सारे डिसीजन नहीं रह सकते, वो चाह करके भी इतने सारे पावर अपने पास नहीं रख सकता, उसे दूसरों को सौंपने पड़ेंगे, काम सौंपने पड़ेंगे दूसरों को। तो ऐसी कंडीशन में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई जाती है। अर्थात संगठन छोटा हुआ तो होता है तो केंद्रीकरण, और संगठन का आकार बढ़ जाता है एक तरीके से तो कौन सा, विकेंद्रीकरण लागू होगा, ठीक है। अगला सिद्धांत है समता। समता का मतलब क्या होता है, समानता। समानता जानते हैं ना, व्यक्ति का इतिहास, संस्कृति, ठीक है, जाति, धर्म, पुरुष एक, महिला एक, ये सब चीजें, इन सब के आधार पर क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। आपकी कक्षा के अंदर समानता है कि नहीं है? कक्षा के अंदर 29 बच्चे हुआ, सब अलग अलग जाति के, धर्म के लोग हो, है ना, लड़कियां भी पढ़ती है, लड़के भी पढ़ते हैं, किसी के साथ में भी फीस के मामले में कभी भेदभाव नहीं हुआ। ये ब्राह्मण है इसे कम फीस ली जाएगी, ये जाट है इसे ज्यादा ली जाएगी एक तरीके से, ये प्रजापति है इसे कम ली जाएगी, ठीक है। ये लड़का जो है वो एक तरीके से मान लो कि मैं ही क्यों ना, मान लो मैं निम्न कुल का हूँ तो मुझे नीचे बिठाया जाएगा, फीस नहीं दी है जो ऐसा करो गेट से बाहर बैठोगे, वहीं से आप सीधा देखोगे गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार का जो भेदभाव होता है ये ध्यान रखना, इससे बोलते हैं असमानता।
लेकिन फेयोल का मानना है कि संगठन में दो प्रकार की चीजों, हम क्या है कि बिजनेस पढ़ रहे हैं, इसलिए दो प्रकार की चीजों में हमेशा समानता होनी चाहिए। कौन चीजें? एक तो होता है पारिश्रमिक, ठीक है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, काम सब करते हैं, बराबर का काम करते हैं, इसलिए पारिश्रमिक जो है वो पुरुष और महिला का भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी कर्मचारी ने ढंग से कार्य नहीं किया है, समय पर कार्य नहीं किया है, तो उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई अपनाई जाती है वो भी एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, चाहे घनिष्ठ है, संबंधी है, परिवार का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक जैसी दंडात्मक प्रणाली रखनी चाहिए। इससे अन्य कर्मचारियों पर यह फर्क पड़ेगा कि हमारा जो प्रबंध स्तर है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। ये उनके मन में क्या बन जाएगी? एक निष्ठा बन जाएगी और आपके प्रति ईमानदारी की भावना उसके अंदर आएगी, तो वो आप पर विश्वास करेगा, आप पर सहयोग करेगा और उसका अपनत्व संगठन के प्रति बना रहेगा। ये ध्यान रखना। तो ये 9 सिद्धांत हो गए, फोटो मैंने पहले अपलोड कर ली है। आपको प्रश्न लिखना है, हेनरी फेयोल के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और क्रमशः 1 से लेकर 14 सिद्धांतों का जो है एकदम अच्छी तरीके से राइटिंग से जमा करके कॉपी के अंदर काम करना है। अगले वीडियो में 10 से लेकर 14 सिद्धांत तक हम पूरे कर देंगे।